हाल ही में ओयो ने एक नई नीति की घोषणा की है जिसमें अविवाहित जोड़ों को उसके सहयोगी होटलों में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए होटलों को स्थानीय संवेदनशीलताओं के आधार पर नीति लागू करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही सभी जोड़ों को चेक इन के समय वैध संबंध का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह नीति पहले चरण में केवल उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू की गई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जा सकता है। इस नीति को लागू करने के पीछे ओयो ने तर्क दिया है कि नागरिक समाज समूहों और व्यक्तियों ने इस नियम को लागू करने का अनुरोध किया था। हालांकि यह तर्क ओयो का उतना तार्किक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जो तर्क संविधान और कानून के तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे वह तर्क अवैध हो सकता है। हालांकि यह नीति न केवल व्यवहारिकता को प्रभावित करती है, बल्कि ग्राहकों के वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। यह नीति संवैधानिक अधिकारों और कानूनी परिप्रेक्ष्य में कई प्रश्नों को खड़ा करती है। आइए इस विषय का हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करते हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव होगा। जैसे अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सफीन जहां बनाम अशोकन के एम 2020 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्तियों को अपने साथी चुनने का अधिकार है, चाहे वह विवाह के भीतर हो या फिर बाहर हो। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और यौन साहचर्य का अधिकार को मान्यता दिया था। यह फैसले स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति अपनी सहमति से अंतरंग संबंधों में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में ओयो की यह नीति, जो अविवाहित जोड़ों को होटल सेवाएं प्रदान करने से रोकती है, व्यक्तियों के इन अधिकारों के साथ सीधा विरोधाभास रखती है। तो इस हिसाब से यह नीति अवैध हो जाती है। अनुच्छेद 15(2) भेदभाव का निषेध। संविधान के अनुच्छेद 15(2) स्पष्ट करता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर किसी नागरिक को होटल, सार्वजनिक रेस्तरां और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि यह अनुच्छेद वैवाहिक स्थिति को भेदभाव के आधार के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करता। कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ भी लागू हो सकते हैं। हालांकि इस फैसले की स्पष्टता और व्यवहारिक प्रभाव अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। कानूनी और सामाजिक संदर्भ क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे निजी क्षेत्र में अधिकारों का सीमित प्रभाव। संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार आमतौर पर राज्य के खिलाफ लागू होते हैं, न कि निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ। इसका मतलब है कि अगर ओयो जैसी निजी कंपनी किसी ग्राहक के अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ संवैधानिक उपाय सीमित हो सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 15(2), 17 और 23 जैसे प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि कुछ मौकों पर निजी संस्थाओं को भी संवैधानिक प्रतिबंधों का पालन करना होगा। नई विधायी की भी जरूरत पड़ेगी। कानून की समय की मांग है कि भारत में एक व्यापक एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून बनाया जाए जो व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा कानून जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास और वैवाहिक स्थिति जैसे आधारों पर भेदभाव को रोकेगा। व्यवसायिक और सामाजिक प्रभाव। जैसे यह नीति केवल अविवाहित जोड़ों को नहीं, बल्कि ऐसे दोस्तों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों को भी प्रभावित कर सकती है जो अलग अलग लिंग के हैं और यात्रा के दौरान ओयो की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। यह नीति सामाजिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है और ऐसे नागरिकों को और हाशिए पर धकेलती है जो पहले से ही सामाजिक मानदंडों के कारण परेशान है। समाज में अधिकारों का प्रभाव क्या होगा। जैसे गोपनीयता और आत्मनिर्णय का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर गोपनीयता और आत्मनिर्णय के अधिकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनिवार्य हिस्सा बताया। ऐसे में ओयो जैसी नीतियां इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ प्रतीत होती है। बहुसंख्यकवाद का खतरा। समाज में बहुसंख्यक वर्ग की राय का प्रभाव अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों पर भारी पड़ता है। कानून और न्यायपालिका का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का अधिकार समान रूप से मिले। तो हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि देखिए, ओयो की जो नई नीति है यह न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से बल्कि संवैधानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण है। यह नीति न केवल ग्राहकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, बल्कि समाज में भेदभाव और पूर्वाग्रह को भी बढ़ावा देती है। ऐसे में यह जरूरी है कि समाज और न्यायपालिका इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति को उसके वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना करना ना पड़े। साथ ही एक व्यापक एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून को लागू करना समय की आवश्यकता है ताकि व्यक्तियों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके अधिकारों का संरक्षण मिल सके। आपका इस विषय पर क्या राय है, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें और यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य दें।